अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में कुछ देखने को मिलता है और कुछ सुनने को भी मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दांव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात करेंगे मुरैना में एक सियासी हलचल की। हाई स्कूल की फर्जी अंक सूची मामले में फंसी मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को ग्वालियर हाईकोर्ट से राहत तो मिल गई है। हाईकोर्ट ने महापौर के खिलाफ एफआईआर के आदेश पर 1 महीने का स्टे दिया है। लेकिन मामला ये है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी रही मीना मुकेश जाटव ने महापौर शारदा सोलंकी की अंक सूची और उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए कोर्ट में याचिका लगाई थी। महापौर के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ लगी याचिका को जिला कोर्ट ने 9 मई 2024 को खारिज कर दिया था। लेकिन 10वीं की अंक सूची मामले में महापौर फंस गई और वहीं पकड़ी गई। अब मामला ये है कि अगर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर होती है और एफआईआर होने के बाद क्या महापौर अपने पद से इस्तीफा देंगी, तो भाजपा के लिए एक टेंशन है। चूंकि शारदा सोलंकी के बारे में आपको बता दें कि वो कांग्रेस के चुनाव पर कांग्रेस के बैनर तले तो वो चुनाव महापौर का जीती, लेकिन महापौर बनते ही कुछ समय बाद वो जो है भाजपा के साथ हो गई। अब फजीयत ये हो गई है कि आखिर भाजपा को ये टेंशन है, भाजपा के सर पर लगातार टेंशनें बढ़ रही हैं। आप देखें तो पिछले दिनों विधायकों से बातचीत करनी पड़ी संगठन को। अब ये महापौर वाला जो मसला आया है, इसमें भी जो है भाजपा के लिए बड़ा टेंशन है। अगर शारदा सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा तो आखिर क्या होगा? क्या चुनाव शून्य होगा या महापौर पद खाली हो जाएगा? आखिर जो मीना जाटव हैं वो क्या चाहती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा, ये क्या सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा? इसी को आज समझेंगे और इसी के बारे में जानेंगे। रोज की तरह हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार साथी अशोक शुक्ला जी और भानु चौबे जी जुड़ गए हैं। तो अंक सूची के मामले में मुरैना की महापौर उलझ गई हैं। हाई कोर्ट से ज़रूर उनको ग्वालियर हाई कोर्ट ने राहत दी है 1 महीने की, और 1 महीने तक उन पर एफआईआर न होगी। लेकिन उसके पहले उन्हें कहीं ना कहीं अपने लिए कोई ना कोई राहत वाला मामला निकालना पड़ेगा। और इसमें ये हमारे पास भी जानकारी है कि वो लगातार विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर रही हैं। दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के माध्यम से वो इसका बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर उनकी ये जो एक तरह से संकट है वो कैसे दूर होगा और इस संकट को वो कैसे पार पाएंगी। इस संकट से ये काफ़ी अहम बात है। चौबे जी से समझेंगे कि आखिर मुरैना महापौर का संकट कैसे दूर होगा। चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। आखिर मुरैना महापौर का संकट कैसे हल होगा? इसके साथ ये पॉलिटिकल से ज्यादा क्राइम इवेंट का मामला है जी। फर्जी मार्कशीट का मामला है। ये दरअसल क्राइम होता है ये। जी जी। अब ये महापौर करें या मैं करूं या आप करें, हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए इनके खिलाफ, और जो कार्रवाई है कानून की वो की जानी चाहिए जी। केवल महापौर है इसलिए इनके खिलाफ अलग से कोई प्रोसीजर अपनाया जाएगा तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप कहेंगे इसको। ठीक बात। शुक्ला जी, मुरैना महापौर और खासकर कहें तो भाजपा एक बार फिर संकट में है। क्या लगता है क्या होगा इस पूरे मामले में? अब एक म्यान में तो तलवार वाली स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि जैसा भी आपने भी जिक्र किया कि जो ये मीना मुकेश जाटव हैं ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और इन्हें कांग्रेस की प्रत्याशी शारदा सोलंकी अब जिनके खिलाफ ये मामला है और वो चुनाव जीती थी। तो
अमूमन जैसे चुनाव हारने के बाद में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको लेके लोग कोर्ट में जाते हैं। उसमें 2 मुद्दे गए थे कोर्ट में, ये मीना मुकेश जाटो की तरफ से दायर की गई थी याचिका, जिसमें एक जो जाति वाला मामला था उसे तो कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसका क्या आधार लिया था कोर्ट ने, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन दूसरा मामला काफी गंभीर है, ये कूट रचना कहलाती है। ये जो 467, 468, 420 है, तो ये इंडियन पेनल कोड की ऐसी धाराएं हैं जिसमें 7 वर्ष तक का इसमें कारावास हो सकता है। और जैसा वो जो जनप्रतिनिधि कानून भी अब है, उसमें एक गाइडलाइन भी ये है कि अगर 2 वर्ष से अधिक की आपकी सजा होती है तो आपको जो है पद छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल ये मामला जो है अभी इसमें एफआईआर भी नहीं हुई है, और चूंकि बीजेपी की सरकार है, अब तो सारे फैसले जो है बीजेपी को लेने हैं। जो मीना मुकेश जाटो हैं वो भी बीजेपी की हैं, और अब शारदा सोलंकी भी बीजेपी में है। तो अब अगर इनके बीच में मान लीजिए कि कोई तालमेल बनता है या कोई समझौते की स्थिति भी बनती, लेकिन चूंकि अब मामला कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट का एक निर्देश हो गया है एफआईआर के लिए, तो ये प्रोसीडिंग तो चलेगी, अब ये रुकेगी नहीं। हो सकता है कि पुलिस इसको इतने आराम से करेगी, 5 वर्ष का इनका पूरा कार्यकाल निकाल दे। कोई एक अलग स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अब ये जो शारदा सोलंकी ये भी बीजेपी में है। लेकिन ये गंभीर अपराध है और ये प्रमाणित भी है, लगभग इसमें एक प्राइमा फेसी है, और प्राइमा फेसी नहीं होती तो कोर्ट मुझे लगता है कि एफआईआर का निर्देश नहीं देता, क्योंकि जिस स्कूल का वो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया उसने ये मना कर दिया है कि ये कभी वहाँ की छात्र नहीं रही है, और ये किसी एक लड़के की मार्कशीट का इन्होंने उपयोग किया है। तो ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है ये मामला, और शारदा सोलंकी की मुश्किलें कम होंगी इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक बात चौबे जी, लेकिन जिस तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट ने उनको राहत दी है और अब वो ये प्रयास में लगातार लगी हुई, खासकर अगर जो मेरे पास जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी है कि वो दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के माध्यम से और खासकर विधि विशेषज्ञों से इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या संभावनाएं लगती हैं राजनीतिक पटकथा में, अंदर की बात से हम ये जानेंगे कि क्या इनको किसी तरह कोई राहत मिलने की संभावना दिखती है? साथ है, अगर इनको राजनीतिक आश्रय दिया जाता है या इनको सपोर्ट करके बचाया जाता है तो कानून में राजनीतिक हस्तक्षेप का इससे साफ उदाहरण, बड़ा उदाहरण निकट अतीत में आपको नहीं मिलेगा जी। दूसरा मैं ये कहता हूं कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होने में देर होती है, जैसे हाईकोर्ट ने राहत दी है और इस तरह की बातें होती हैं, आगे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा न्यायालय पे, पर ये राहत, और इससे क्या होगा कि मामले का समय बढ़ेगा, और इससे ये प्रूव होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील अगर आप जैसा कह रहे हैं आएंगे और करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्याय के लिए पैसे वालों के की जो पहुंच है वो न्याय से ज्यादा नजदीक है बजाय गरीब आदमी के। वो तो सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं ला सकता जी। तो इसका मतलब ये है कि जो ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील लाके कुछ भी करा सकते हैं, ये संदेश जाएगा जी। मेरा मानना है कि सरकार को आगे आके ये कार्रवाई करनी चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए जब भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के खिलाफ है। जी शुक्ला जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा कि जैसे मान लीजिए ग्वालियर हाई कोर्ट ने एफआईआर पर स्टे दिया है कि मतलब आप 1 महीने तक एफआईआर ना करें, लेकिन 1 महीने के बाद उसकी मियाद हमारी जानकारी में है कि नवंबर के पहले हफ्ते में समाप्त हो जाएगी। तो क्या इसके बाद अगर एफआईआर होती है तो कानूनी एक अगर दांवपेच देखा जाए, और चूंकि आप बहुत जानते हैं गहराई से, तो अंदर के खाने की बातें जानूंगा कि एफआईआर के बाद क्या पद पर, महापौर के पद पर बने रहना औचित्य रहेगा कि औचित्यहीन हो जाएगा? नहीं, अभी तो देखिए, जब तक कि कोई ट्रायल कोर्ट उनके खिलाफ जो फैसला नहीं देते थे, एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सर्टिफिकेट की जब्ती होगी, उसकी जांच की जाएगी, और अगर ये पाया जाएगा कि कूट रचित दस्तावेज, जैसे जो धाराएं अभी जो मैं देख पा रहा हूँ 420, 467, 468, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, और कूट रचना के तहत में इसमें जो है अपराध पंजीबद्ध होता है, और 7 वर्ष की एक कैद होती है इसमें। तो 2 वर्ष से ऊपर की कैद में तो ऐसे इनको पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रायल लंबा चलेगा क्योंकि सरकार बीजेपी की है और महापौर भी बीजेपी की है। अब मीना जाटो इसमें शिकायत करता है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब मीना जाटो की चाहे अगर इस मामले को ये खत्म हो जाए, ये नहीं खत्म होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश होती नहीं है इस तरह के मामलों में। जो 467, 468 की धाराएं जिन मामलों में होती हैं वहां पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आप ये तय मानिए कि ये इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, शारदा सोलंकी की ये पद पे बनी रहेंगी, क्योंकि ये ट्रायल अभी लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है पुलिस जो है
FIR में इन्वेस्टिगेशन करके और कोई प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई कर देगी और अदालत तक जो है मामला पहुंच जाएगा, ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, तो भी इसी तरह से जो दांवपेच होते हैं, जो लीगल दांवपेच होते हैं, उसके चलते ये अपना कार्यकाल टेन्योर ये अपना पूरा कर लेंगे। इसके बाद में फिर इनके साथ में क्या होता है ये भविष्य की बातें हैं, अब इस बारे में अभी क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। वो दस्तावेज जो है पुलिस जब्त करेगी और जब उसकी सत्यता पर की जाएगी, तो जैसा कि अब ये तो प्राइमा फेसी तो यही दिख रही है कि जब वो स्कूल वाला मना कर रहा है, जैसे स्कूल का वो सर्टिफिकेट है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कभी छात्री नहीं थी, तो अध्याय कैसे हो गई ये, तो ये मामला जो है गंभीर मामला है और शारदा सोलंकी को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक बात। तो देखिए, जिस तरह के हमारे दोनों साथियों ने बताया कि महापौर मतलब मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से फर्जी अंक सूची का जो मामला है बहुत गंभीर, और उसमें जिस तरह की शुक्ला जी ने धाराएं बताई हैं और चौबे जी बता रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट के मामले में अगर हाईकोर्ट ने दखल दिया है और FIR पर रोक लगाई है, लेकिन मामला संगीन होने पर अगर FIR होती है तो बहुत पेचीदगी, ट्रायल अगर होगा उसके बाद कागजों की जब्ती होगी। जब स्कूल ने ही मना कर दिया है शारदा सोलंकी के वहाँ मौजूद रहने की, उनके वहाँ पढ़ने की, तो मामला बहुत गंभीर है। अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि खासकर भाजपा और भाजपा की महापौर मतलब शारदा सोलंकी के लिए संकट कितना बड़ा होगा और कितना गंभीर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अंदर की बात में सबसे बड़ी बात है कि शारदा सोलंकी अपनी इस संकट से कैसे निजात पाएंगी, इस पर हमने बात करी। आज हम बात करेंगे दूसरी खबर की जो हमें बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मिल रही है। इसमें 2 दिन की रायशुमारी के बाद जीतू पटवारी के सामने हुई बैठक में कल एक विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें अरुण यादव ने जो 2 नाम पैनल में मजबूत दावेदारों के तौर पर दिए थे, उन पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने घोर आपत्ति दर्ज की। इसी बात को लेकर पटवारी के सामने दोनों नेता अपने अपने तर्क रख रहे थे, या ये कहें दोनों बहस कर रहे थे। सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव के दिए नाम पर सहमत नहीं नजर आए और शैलेंद्र पटेल जो तीसरे प्रभारी बनकर गए थे वो न्यूट्रल बैठे रहे। मगर अब देखना ये होगा कि पैनल में जो 4 नाम तो दिल्ली भेज दिए गए हैं, AICC आखिर इस चारों में से किसके नाम का फैसला करेगी, और क्या अरुण यादव की बात को जीतू पटवारी ऊपर तक रख पाएंगे या सज्जन सिंह वर्मा की बात का वजन ज़्यादा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और इसको समझेंगे भी हम अपने दोनों सहयोगी पत्रकार साथियों के साथ। तो शुक्ला जी, बुधनी में एक बार फिर वही रायशुमारी हुई, लेकिन कल जीतू पटवारी के सामने 2 बड़े नेता मध्य प्रदेश के आपस में बहस करते नजर आए और नेताओं के नामों को लेकर लड़ते नजर आए। तुलसीदास जी ने कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां कुपति नाना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो ये दुर्गति कहें या जो भी उसकी कमजोरियां कहें, उसकी जो सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि अंतर कलह इसमें बहुत ज्यादा है। छत्रप जो है वो अपने अपने पसंद के व्यक्ति को आगे लाना चाहते हैं, उसे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, और इसके चलते ये स्थिति हो गई कांग्रेस की कि 2018 में जहां ये 109 सीटें ये जीत कर आई थी और 2023 में इसका परिणाम जो होता है जो 63 सीटों पर सिमट जाती है। अब ये जो आपके उपचुनाव होने जा रहे हैं जिसमें बुधनी है, तो बुधनी का आप देखिए कि बुधनी वैसे भी PDP की दबदबे वाली सीट रही है, यहाँ से शिवराज जी चुनाव लड़ते रहे हैं और जिन प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है उसमें केवल एक राजकुमार पटेल ही ऐसे हैं जो 93 में विधायक बने थे, और बाकी जो अन्य नाम है उसमें इनकी दावेदारी कथित रूप से जो है होगी। और अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा के बीच में किस नाम को लेकर पेंच है, वो नाम का खुलासा चूंकि नहीं है, उन नामों के बारे में मुझे पता नहीं है, तो इनकी जो आपसी कलह है उसके चलते इनकी बहुत कोई उम्मीद यहाँ दिखती नहीं है। और मुझे लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा और जो अरुण यादव हैं ये और शैलेंद्र पटेल जो वहाँ पे खामोशी से बैठे रहे, ये भले वहाँ पे प्रभारी बन के गए हों, अंतोगत तो आप देखिएगा कि यहाँ पे सीट उसको मिलेगी जिसको जीतू पटवारी और कमलनाथ जो है हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ये पर्दे के पीछे जरूर अभी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जब प्रत्याशी चयन की बात होगी तो चलेगी इन्हीं 2 लोगों की, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इस नाम को आगे बढ़ाएंगे, उसी नाम को जीतू पटवारी भी आगे ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि चूंकि ये बुधनी का इलेक्शन इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, तो वहाँ पे कुछ पाने के लिए है ही नहीं है, वो तो एक फॉर्मल तरीके से वहाँ पे प्रत्याशी अपना खड़ा करेगी, लड़ेगी। देखना ये है कि वो जो हार का अंतर था जो पिछले चुनाव में जो 2023 में हार का अंतर था उसको किस हद तक कम कर पाते हैं। ठीक बात।
चौबे जी, क्या लगता है कि अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा में जो नामों को लेकर मतभेद हुआ है और जीतू पटवारी उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे, कल बैठक थी, बैठक में दोनों क्या क्या वहाँ अगर एआईसीसी की बात करूँगा जहाँ पर ये निर्णय कायदे से तो वेणुगोपाल और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है, खासकर बुधनी को लेकर, क्योंकि बुधनी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। क्या लगता है कि वहाँ वजनदारी आपको लगता है कि अरुण यादव की चल पाएगी या सज्जन सिंह वर्मा की? हाई प्रोफाइल सीट है और कांग्रेस की ये दशा देख के लगता है कि कांग्रेस जानती है कि हम जीत नहीं सकते। ये अंतर कलह इस स्तर पे होना दो वरिष्ठ नेताओं के बीच में, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस में जो शक्तरपों की लड़ाई है ये बहुत प्रमुख है और ये हमेशा हुई है और इसने हमेशा बर्बादी की है। तो सज्जन वर्मा और अरुण यादव के बीच जो ताजा दंगल हो रहा है ये नामों को लेके, तो अगर मैं सामान्य आधार पे आपसे कहूं तो अरुण यादव वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। सज्जन सिंह वर्मा का उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने उन्हें बनाया है चयन के लिए, लेकिन उनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना। और अरुण यादव चुनाव लड़के आ रहे हैं तो उन्हें मालूम है वो वहां के कहलाएंगे वो। तो अरुण यादव की सुनी जाना मेरे ख्याल से कांग्रेस के हित में होगा। अब कांग्रेस क्या करेगी ये तो ईश्वर जानता है। ठीक बात है। शुक्ला जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे जरूर लूंगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वहाँ राजकुमार पटेल का नाम बड़ी मजबूती से अरुण यादव रख रहे हैं, लेकिन सज्जन वर्मा जिन नामों को रख रहे हैं वो भी चुनाव हार चुके हैं। मतलब मैं कहूँगा कि जो हनुमान का किरदार निभा चुके विक्रम मस्ताल और महेश राजपूत, ये दोनों ही चुनाव हार चुके हैं बुधनी से। तो आखिर अरुण यादव, और चूंकि जैसा चौबे जी भी कह रहे हैं कि अरुण यादव वहाँ से एक चुनाव लड़ चुके हैं और वो क्षेत्र को जानते हैं, सारे ब्लॉकों में वो घूमे हैं, चुनाव उनने खुद लड़ा है, ये अलग बात है कि हार गए। तो क्या लगता है कि ये जो नाम है तीन चर्चित में, तो मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि प्रभारी की बात सुनी जाती है, और ऐसा जीतू पटवारी ने बनने के बाद कहा था कि सबके साथ मिलकर काम करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। अरुण यादव बमुश्किल तो एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव होने के बाद उन्होंने दौरे किए, 2 दिन रायशुमारी की और वजनदारी से नाम रखे हैं। और वहाँ कार्यकर्ताओं से बाकायदा बात करने के बाद, जैसा आपने भी जिक्र किया था, कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद नाम दिया है। तो क्या लगता है कि इस विवाद के बाद मामला होल्ड होगा कि नहीं, जल्दी ही कुछ हो सकता है? दौर और चलेगा, नामों पे विचार विमर्श होगा, और मुझे जो थोड़ी संभावना दिखती है वो विक्रम मस्ताल की इसलिए ज्यादा दिखती है कि वो अकेले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर शायद वो 40,000 मतों के आसपास उनको वोट मिले थे, और वो युवा हैं, डायनेमिक है। राजकुमार पटेल कई चुनाव लड़ चुके हैं और 93 के बाद से फिर उनको कभी कामयाबी मिली नहीं है। तो बार बार आपने एक व्यक्ति को आजमाया लेकिन वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा जो है बदलाव वहां पर देखने को मिलेगा। उपचुनाव है, इस चुनाव से सरकार की सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ना है, प्रतिष्ठा पर। यहाँ पर जो शिवराज सिंह जी की जो लोकप्रियता रही है, जो उनकी प्रतिष्ठा रही है, वो जरूर थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है अगर किसी भी रूप में जो है इस सीट को जीतने में कांग्रेस कामयाब होती। तो हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। तो मुझे लगता है कि विक्रम मस्ताल की संभावना ज्यादा है कि पार्टी अगर किसी युवा चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी तो विक्रम मस्ताल जो है यहाँ पे प्रत्याशी हो सकते हैं। ठीक बात। चलिए, आप दोनों ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से कही, तो चौबे जी आपका बहुत धन्यवाद और शुक्ला जी आपका बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह हमारे दोनों साथियों ने बुधनी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं के जो नाम बताए, अंदर खाने की जानकारी दी, उसमें बात सामने निकल के आई कि भले ही जीतू पटवारी के सामने सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव में एक तरह से नामों को लेकर बहस हुई हो, लेकिन बावजूद उसके जीतू पटवारी ने, खासकर अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दोनों ही नेताओं के सुझाए नामों को एआईसीसी में भेज दिया है, और एआईसीसी को अब तय करना है कि आखिर ये दो प्रभारी गए थे, इनने जो नाम दिए हैं उसमें जीतने लायक उम्मीदवार कौन है। और ये भी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि पार्टी हाईकमान ये निर्देश दे कि दोनों प्रभारियों से फ़ोन पर बात करे और वहाँ की संभावना बात करे, क्योंकि बुधनी इतनी हाई प्रोफाइल सीट है कि कांग्रेस वहाँ अपने आप को वापस स्थापित करना चाहेगी तो भाजपा अपने किले को बचाने में लगी रहेगी। क्योंकि इस बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी नहीं होंगे। भाजपा ने अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस में जो नेताओं ने जो नाम दिए हैं उन पर किसके नाम पर मोहर लगेगी और इस विवाद का अंत यहीं तक
हो गया कि दिल्ली तक जाएगा। अंदर की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुझे याद। देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।